हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो चैनल है, इस चैनल के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास 11th और 12th के साथ साथ जेई एग्जामिनेशन में भी काम आता है और नीट यूजी एग्जामिनेशन में भी काम आता है। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे हिसाब से सबसे पहले करने चाहिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर हाइड्रोकार्बन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस होंगे उनके केवल आंसर ही आपको नहीं बताए जाएंगे बल्कि प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और वो सॉल्यूशन इस प्रकार का होगा जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रोंगर बनाएगा और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप उन टॉपिक्स में कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। तो आइए आज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन ये क्लास 11th वाले एनसीईआरटीज में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 13। तो मैं क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इसके अंदर कौन कौन सी फैमिलीज कवर होती है, क्योंकि उनमें से कोई भी क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आ सकता है। सबसे पहले अगर मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करता हूं तो उसके अंदर कवर अप होते हैं एल्किन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करी जाए तो इसके अंदर एल्कीन्स होते हैं और उसके साथ साथ एल्काइंस होते हैं। और अगर अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो उसके अंदर बेंजीन एज वेल एज टोल्यूइन सिलेबस के हिसाब से कंसीडर किए जाते हैं। तो आइए जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको लेकर के आते हैं और उसका प्रॉपर सोल्यूशन आपके सामने लाया जाएगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट। कुछ ऑप्शंस एबीसीडी बना करके आपको दे रखे हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का क्वथनांक का जो ऑर्डर होता है ये आपको यहां पर निकालना है। जो 4 ऑप्शन हैं उनको एक बार आप ध्यान से देखिएगा। ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन्स हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी एल्केन्स के अंदर अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आप बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट निकालते समय सबसे पहले देखा जाता है मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और एज द रिलेशन अगर मैं बात कर लूं तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है। ओके, तो इसके हिसाब से अगर अपन एनालिसिस करें तो जो कंपाउंड नंबर ए है ये आपके सामने है एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन के अंदर कार्बन कितने हो जाएंगे 4। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल एंड ब्यूटेन यानी टोटल कार्बन कितने हो गए इसके अंदर 5। ऑप्शन नंबर सी की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर आपको दिया हुआ है एन पेंटेन यानी टोटल कार्बन पेंटेन के हिसाब से कितने हो जाएंगे 5। और ऑप्शन नंबर डी की अगर अपन बात करते हैं तो ये आपको दिया हुआ है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन यानी कि प्रोपेन के अलावा 2 मिथाइल हैं तो 3 + 2 विल बी इक्वल टू 5। तो टोटल कार्बन कितना हो गया 5। ओके, तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो कंपाउंड नंबर ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो माना जाएगा मिनिमम और जो कंपाउंड नंबर बी सी और डी है इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं कंपाउंड नंबर बी सी डी के बारे में। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंस है। तो ये आइसोमर हैं और बच्चों आइसोमर्स के अंदर जब बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा की कॉन्सेप्ट है, सीधा सा रूल है कि बॉइलिंग पॉइंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचेस। जिस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम माना जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, पेंटेन के अंदर तो कोई ब्रांच नहीं है लेकिन यहां पर 1 ब्रांच है तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। और इसकी अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा हैं, यहां पर 2-2 ब्रांच है तो दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो आइए ऑर्डर अरेंज कर लेते हैं या अरेंज ऑर्डर के ऑप्शन को पहचान लेते हैं। सबसे आगे तो आना चाहिए सी क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा और ब्रांचेस नहीं है। इसके बाद आना चाहिए बच्चों बी क्योंकि 1 ब्रांच है तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा रिड्यूस होगा। इसके बाद आ जाएगा डी और सबसे लास्ट में नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम वाला यानी कि ए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द हेलोजेंस
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एल्केन्स। एल्केन्स की हेलोजन से अगर रिएक्शन करवाई जाए तो अलग अलग प्रकार के हेलोजन्स आपको दिए हुए हैं और आपसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जा रहा है। बच्चों, हेलोजन के रेस्पेक्ट में जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप जानते हैं कि जो हेलोजन्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सेम पीरियड में नहीं होते हैं बल्कि सेम ग्रुप में होते हैं, और इसीलिए इसके अंदर जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो अक्सर साइज होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन एक डिसाइडिंग फैक्टर की बात करते हैं तो बच्चों पहले आप की कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि आखिर डिसाइड किया कैसे जाता है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि या तो रिएक्टिविटी को निकाला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी के बिहाफ पर, और एक्टिवेशन एनर्जी के बिहाफ पर अगर रिएक्टिविटी को निकाला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो हो जाएगी यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, यानी कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा वो ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा और जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो कम रिएक्टिव माना जाएगा। और इसके साथ साथ साइज वाला फैक्टर भी आप ले सकते हैं। फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका साइज छोटा है, तो ये माना जाता है कि उसके अंदर लोन पे रिपल्शन रिलेटिवली ज्यादा लगेगा, और रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो वो जल्दी से ब्रेक होकर के रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो इसी बिहाफ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट माना जाएगा फ्लोरीन, और साइज के ऑर्डर में सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा आयोडीन। और रीजन आप समझ ही गए होंगे। दो तरीके से आप समझा सकते हैं कि या तो आप ऐसे बोलिए कि फ्लोरीन का एक्टिवेशन एनर्जी होता है मिनिमम, दैट्स वाई रिएक्टिविटी होता है ज्यादा, और या फिर आप ऐसे बोलिए कि फ्लोरीन का साइज मिनिमम है तो वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो जल्दी से टूट करके रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो इसी बिहाफ पर डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से पढ़िए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl इज। तो यहां पर भी रिएक्टिविटी के बारे में पूछा गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके आंसर को या डिसाइडिंग फैक्टर को डिस्कस किया जाए उससे पहले इस रिएक्शन को आप समझिए कि आखिर इस रिएक्शन में करना क्या होता है या इसका जो मैकेनिज्म है वो आखिर क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, कोई भी एल्किल हैलाइड अगर अपन लेते हैं और उसके अंदर अगर अपन मिलाते हैं जिंक, ओके, तो मेटल का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना। तो जैसे ही मेटल से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन एल्किल हैलाइड पर अटैक करेंगे तो यहां पर बॉन्ड क्लीवेज होगा और सुटेबल स्पीसीज पर दो इलेक्ट्रॉन जाकर के अटैक कर देंगे। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स यहां से बनता है R नेगेटिव और उसके साथ साथ बन जाता है X नेगेटिव। अब ये जो R नेगेटिव यानी कि कार्ब एनायन बना है इस पर अटैक कर रहा होता है डाइल्यूट HCl। ओके, डाइल्यूट HCl का एक प्रकार का एसिड, और एसिड का काम क्या होता है? H+ देना। तो जैसे ही R नेगेटिव डाइल्यूट HCl से H पॉजिटिव लेगा तो यहां से बनकर के तैयार हो जाता है एल्केन। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड से रिएक्शन है जिसके अंदर एल्किल हैलाइड को रेस्पेक्टिव एल्केन्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर अपन रिएक्टिविटी की बात कर लें तो बच्चों इसके अंदर कहीं ना कहीं कार्बन हेलोजन वाले बॉन्ड को तोड़ना है, बॉन्ड क्लीवेज हमें करना है, और कार्बन हेलोजन वाले बॉन्ड को अगर तोड़ा जाए तो यहां पर अगेन यू कैन से कि साइज विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, क्योंकि कार्बन हेलोजन के अंदर अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा माना जाएगा, और आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना कमजोर या वीकर माना जाएगा, और बॉन्ड अगर वीकर है तो वो जल्दी से टूटेगा, यानी रिएक्टिविटी विल बी हायर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा वाला ऑप्शन आगे दिया हुआ है। ओके, तो मेरे ख्याल से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक सही ऑर्डर है। क्लोरीन से बड़ा साइज ब्रोमीन का है, ब्रोमीन से बड़ा साइज आयोडीन का है, तो आपका जो आंसर यहां पर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 IUPAC नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये प्योरली एल्केन है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इतना सीधा साधा एल्केन बना करके आपको क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि नॉर्मली IUPAC के क्वेश्चन जितने पुराने सालों में आए हैं उसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप का या मल्टीपल बॉन्ड का मिक्सअप कर दिया जाता है, बट जो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है उसी को हमें यहां पर डिस्कस करना है।
तो बच्चों इस प्रकार के एल्केन्स का कभी भी आपको आईयूपीएसी नाम लिखना होता है तो इसके लिए रूल क्या होता है? रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि आपको जो एल्केन दिया हुआ है उसके अंदर सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है, और अगर आपको लगता है कि यार इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 2 या 3 पॉसिबल है, मोर देन 1 पॉसिबल है, तो आपको ऐसा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना होता है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स साइड चेन या जो प्रतिस्थापी होते हैं वो ज्यादा हो। तो ध्यान से एनालिसिस करिएगा। अगर आप ऐसे चलते हैं स्ट्रेट वन, ओके, तो कितने कार्बन का चेन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब बच्चों ऐसे जाओ या ऐसे जाओ एक ही बात है, इसलिए मैं इन दोनों की बात यहां पर नहीं करूंगा। तो अगर आप स्ट्रेट चेन को लेते हैं तो उसके अंदर 8 कार्बन की चेन है, एंड दिस वन एज वेल एज दिस वन, 2 सब्स्टिट्यूएंट आपको नजर आ रहे हैं। एक और पॉसिबिलिटी है, सोचिएगा, अगर अपन ऐसे चलें लाइक दिस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 कार्बन की यानी कि सेम लेंथ की चेन है, लेकिन इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट 3 आ जाएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि आपको करना क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है, और अगर मोर देन 1 पॉसिबिलिटी है तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा को ध्यान में रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहां पर जो चेन है उसको पहले बॉक्स में क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगी बच्चों यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग करना होता है, और नंबरिंग करने का रूल क्या है? सेलेक्टेड प्रिंसिपल कार्बन चेन मस्ट बी नंबर्ड फ्रॉम द एंड वेयर सब्स्टिट्यूएंट आर नियरर। यानी आपको प्रतिस्थापियों को या सब्स्टिट्यूएंट को नियर रखते हुए नंबरिंग करना होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूं तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ऑब्वियसली मिथाइल है, नंबर 2 पे आएगा, यानी सबसे पहला नंबर क्या हो गया? 2। और अगर आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये जो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है नंबर 3 पे आएगा। तो मुझे करना क्या है? सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट नियर रखने हैं, तो हमें समझ में आ गया कि नंबरिंग शुड बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो आइए इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन हो गई, है ना। प्रिंसिपल कार्बन चेन जिसको पीसी चेन हम लोग बोलते हैं डिसाइड है, नंबरिंग आपने कर लिया है। तो बस अब जो आईयूपीएसी का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट होता है? पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखने होते हैं, फिर आपको रूट वर्ड में प्रिंसिपल कार्बन चेन के नंबर ऑफ कार्बन बताने होते हैं, और उसके बाद में पीसी चेन का जो पैटर्न है एन इन आइन के हिसाब से सफिक्स के द्वारा लिखना होता है। तो आइए पढ़ते हैं ऑप्शंस को। 3,6 डाई इथाइल, 3 पे इथाइल है या 6 पे इथाइल है या 2 पे मिथाइल है या, और 8 कार्बन की सैचुरेटेड चेन है या, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज 3,6 डाई इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा सर डाई इथाइल को पहले क्यों लिखा है, मिथाइल को बाद में क्यों लिखा? तो बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डाई इथाइल के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं वो एम से पहले आ रहे हैं, इसलिए हमेशा इथाइल या फिर डाइथाइल को अपन पहले लिखेंगे एज कंपेयर टू मिथाइल। तो इसका जो फाइनली सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िए। द एडिशन ऑफ HBr टू 1 ब्यूटीन गिव्स अ मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट A, B एंड C। द मिक्सर कंसिस्ट ऑफ, 1 ब्यूटीन की HBr के साथ आपको रिएक्शन करनी है, इस रिएक्शन के अंदर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बता रखा है ABC। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से मेजर या फिर माइनर आंसर कौन सा वाला होगा। बच्चों मेरे हिसाब से इस चैप्टर का एग्जाम्पलर के अंदर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसके अंदर ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप मेरी तरफ से इस क्वेश्चन पे स्टार जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मैं सीधे सीधे ऑप्शन से बात नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा सा जो मैकेनिस्टिक अप्रोच है वो आपको यहां पर बताना चाहूंगा। तो आइए एक बार रिएक्शन लिख करके देखते हैं। आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये है 1 ब्यूटीन, तो सबसे पहले 1 ब्यूटीन हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 ब्यूटीन इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
बच्चों इस 1 ब्यूटीन की जब आप HBr से रिएक्शन करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन माना जाता है, जिसके अंदर स्टेप नंबर 1 में H पॉजिटिव जाकर के पाई बॉन्ड पर अटैक करता है। ठीक है ना, तो यहां पर आप इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्टिंग कर लीजिए और बड़े आराम से जो नेगेटिव वाला सेंटर बनेगा उस पर H पॉजिटिव को जोड़ दीजिए। ऑब्वियसली हम लोग मेजर आंसर की ही बात कर रहे हैं, माइनर आंसर तो जो फैक्ट होता है उसका अपोजिट जस्ट एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से सोचें तो आप डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर पॉसिबिलिटी दो हैं, आप पाई बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ सकते हैं, आप पाई बॉन्ड को ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप इसका अपोजिट सोचेंगे, अगर आप इसका अपोजिट सोचेंगे तो अपन टर्मिनल से सेकंड वाले कार्बन पर H पॉजिटिव जोड़ेंगे और एज ए रिजल्ट आपको एक 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता हुआ नजर आएगा ऐसे। बट आप समझते हैं कि 1 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन है। ओके, तो इससे बनने वाला जो आंसर होगा, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से जो बनने वाला आंसर होगा, इसको तो मैं बोलूंगा माइनर आंसर, जबकि इस वाले मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन से जो बनने वाला आंसर होगा इसको बोला जाएगा यहां पर मेजर आंसर। ठीक है ना, लेकिन जिस प्रकार के ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से एक और बात यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट बना है बच्चों, इस प्रोडक्ट के अंदर किरेल कार्बन प्रेजेंट है। दिस वन किरेल कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो जब कार्बोकेटाइन पर ब्रोमाइड का अटैक होकर के किरेल कार्बन प्रोड्यूस होगा तो बच्चों इस प्रकार की सिचुएशन में हमेशा रेसिमिक मिक्सचर बनते हैं, है ना। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इसके अंदर डेक्स्ट्रो वाला भी होता है, लेवो वाला भी होता है और दोनों की क्वांटिटी 50-50% यानी बराबर होता है और इसलिए इसको एक ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर माना जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजें मैंने आपको बताई। ये वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है तो इससे बनने वाला आंसर माइनर हो जाएगा, ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो इससे बनने वाला आंसर मेजर हो जाएगा। और कार्बोकेटाइन ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं और इसीलिए जो अटैक होता है वो दोनों साइड से, फ्रंट एज वेल एज रियर साइड से माना जाता है। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में यहां पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला जो प्रोडक्ट है 1 डिग्री ब्रोमाइड, ये तो हो गया माइनर आंसर। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 2 डिग्री ब्रोमाइड है, किरेल कार्बन से रिलेटेड, और आप इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकाल करके देखोगे तो आराम से समझ जाओगे कि एक डी और दूसरा वाला एल है या एक रेक्टस और दूसरा वाला सिनिस्टर है। तो अपना जो परफेक्ट आंसर होगा उसके अंदर इन दोनों के मिक्सर को तो अपन मेजर मान करके चलेंगे, यस। और ये वाला जो आंसर है ये माइनर हो जाएगा। तो पढ़िए ऑप्शन ध्यान से, A and B as a major and C as a minor product। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल परफेक्ट है, तो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एल्कीन हाइड्रोकार्बन को टारगेट करते हुए, आइसोमेरिज्म को टारगेट करते हुए बना हुआ क्वेश्चन है और एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा, बहुत ही जनरलाइज सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी ज्यामितीय समयोता शो नहीं करेगा? अब बच्चों किसी भी एल्कीन में या किसी भी C डबल बॉन्ड C में जब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिसाइड करनी होती है तो इसका रूल क्या है ना, इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन होता है कि जो sp2 कार्बन है उस पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्रुप होना चाहिए। दोनों sp2 कार्बन पर अगर ऐसा है तो वहां पर GI की कंडीशन फुलफिल हो जाती है और यह माना जाता है कि उसमें GI पॉसिबल होगी। तो आइए ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ये वाला जो sp2 कार्बन है इस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, यस। ये वाला जो sp2 कार्बन है इस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, यस, यानी इसके अंदर GI पॉसिबल होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड में ये वाला जो sp2 कार्बन है इस पे डिफरेंट ग्रुप है, यस। ये वाला जो sp2 कार्बन इस पे डिफरेंट ग्रुप है, यस, यानी इसमें भी GI पॉसिबल होगा। ऑप्शन नंबर सी में ये वाला जो sp2 कार्बन है इस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, यस। राइट हैंड साइड में ये वाला जो sp2 कार्बन इस पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, यस, यानी इसमें भी GI पॉसिबल होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं, एक बार कंसेप्ट को साथ लेकर के चलिए।
ये वाला जो sp2 कार्बन है इस पर सेम ग्रुप दे दिया, जबकि डिफरेंट होना चाहिए था। अब आप बोलोगे सर यहां तो डिफरेंट है, ना 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 ना, मैंने आपको क्या बोला, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप। दोनों कार्बन पर कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी जाकर के एक सिस और दूसरा वाला ट्रांस, या एक एंटीजन और दूसरा वाला जुसामन बनेगा। लेकिन अगर ग्रुप सिमिलर आ गया तो वहां पर दो अलग अलग आइसोमर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों कंडीशंस का ध्यान रख करके बड़े आराम से आप यहां बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा ध्यान से। अरेंज द फॉलोइंग हाइड्रोजन हेलाइड इन ऑर्डर ऑफ दियर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद प्रोपीन। प्रोपीन आपके सामने है। प्रोपीन क्या होता है, दिस वन। और हाइड्रोजन हेलाइड यानी कि HX के साथ आपको इसका रिएक्शन करना है। तो बच्चों प्रोपीन का जब आप HX के साथ रिएक्शन करते हैं तो HX का काम क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनाना। लेकिन अगर आपके सामने अलग अलग एसिड है तो कार्बोकेटाइन तो सेम बनेगा। तो आप यहां पर डिसाइड कैसे करते हो, यहां पर आप डिसाइड करते हो प्रोटोन डोनेटिंग कैपेबिलिटी के बिहाफ पर, और यू कैन से एसिडिक नेचर के बिहाफ पर। यानी जिस कंपाउंड की प्रोटोन देने की कैपेबिलिटी या एसिडिक नेचर ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी यहां पर ज्यादा मानी जाएगी। आराम से आप आंसर पहचान गए होंगे। सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है, HI, उसके बाद HBr और उसके बाद HCl। तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो प्रोटोन आसानी से देगा, यानी रिएक्टिविटी विल बी हाईएस्ट। तो इस क्वेश्चन का अल्टीमेटली जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। ये भी बच्चों मेरे हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको आप हाइड्रोकार्बन फैमिलीज का भी मानते हैं और कई बार इसको मैकेनिज्म का या जीओसी का भी मानते हैं। तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करना चाहूंगा। तो देखिए बच्चों, कार्ब एनायन इस प्रकार के अगर आपके सामने दिए जाएं तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी of carb anion is directly proportional to electronegativity, और you can say S कैरेक्टर। ठीक है ना। तो जिस कार्बन पर नेगेटिव है सबसे पहले आपको उसका हाइब्रिडेशन निकालना है, क्योंकि उसकी सहायता से आप उसका S कैरेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड कर लेते हैं। तो ये वाला जो कार्बन है इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोकलाइज नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, sp3। ये वाला जो बच्चों कार्ब एनायन है इस पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, sp। और इसकी अगर अपन बात कर लें तो इसमें भी एक सिग्मा और एक नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, sp। तो ये दोनों स्पीसीज ऐसे हैं जिसके अंदर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसके अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, 50% है एज कंपेयर टू sp3। इसमें तो केवल 25% है। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एस कैरेक्टर ज्यादा होने के हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए और बी है इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा मानी जाएगी सी से। ठीक है ना, सी से ज्यादा स्टेबल माना जाएगा ए और बी। लेकिन जब आप ए और बी का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो इसके अंदर आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से चलते हैं कार्ब एनायन में, तो एज अ रूल ये बोला जाता है कि कार्ब एनायन में -I होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए और बी में एज ए डिफरेंस बात कर लूं तो यहां पर तो हाइड्रोजन है जिसका इंडक्टिव अपन अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के प्लेस पर यहां पर मिथाइल दिया हुआ है बच्चों जिसका +I लगेगा, और एज अ रूल +I क्या करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आंसर आई होप आप समझ गए होंगे। बी और ए की जब मैं बात करता हूं तो बी वाला ए वाले से आगे आएगा, क्योंकि ए वाले में +I है तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, और इसको तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो दैट्स व्हाई बच्चों इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, arrange the following alkyl halide in decreasing order of the rate of beta elimination reaction with alcoholic OH। अगेन बच्चों एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन, एल्कीन्स का प्रिपरेशन को टारगेट करते हुए। तो देखिए बच्चों एज अ की कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए कुछ बातें। ये जो रिएक्शन है ये होती है E2 मैकेनिज्म से होने वाली रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन वाली रिएक्शन।
और E2 टाइप के जो रिएक्शन होते हैं इसके अंदर रिएक्टिविटी निकालने का तरीका होता है कि आप पहले एलिमिनेशन करके प्रोडक्ट बना लो। हाँ हाँ, अभी बनाएंगे प्रोडक्ट, डोंट वरी। और प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, ठीक है ना। रिएक्टिविटी ऑफ E2 एलिमिनेशन इज गिवन बाय स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है ना। किसी भी एल्किल हैलाइड में अगर आप एल्कोहलिक क्यूएच मिलाते हैं तो बच्चों उसके अंदर कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ये वन स्टेप मैकेनिज्म माना जाता है और इसलिए इसको हमेशा E2 मैकेनिज्म आप मान करके चलिए, जिसके अंदर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बना करके आपको रिएक्टिविटी डिसाइड करनी है, ठीक है ना। अब आइए एक बार प्रोडक्ट बना लेते हैं। जहां पर हेलोजन अटैच्ड है वो तो होता है अल्फा कार्बन और उसके नियर बाई या पड़ोसी कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। तो जब आप एलिमिनेशन करोगे तो बीटा वाले कार्बन से H निकल जाएगा और लिविंग ग्रुप तो एज यूजुअल अल्फा से निकलेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना उसको लिख देता हूं, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों एलिमिनेशन तब जब भी होगा एक एडिशनल बॉन्ड वहां पर इंट्रोड्यूस होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। इसके अंदर ये है अल्फा और ये है बीटा, तो यहां से अपन हाइड्रोजन और यहां से अपन ब्रोमीन ले लेंगे, तो एज अ रिजल्ट यहां पर बन जाएगा इथिन। और इसी तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी है इसके अंदर जब आप अल्फा बीटा एलिमिनेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपीन, ठीक है ना। तो आपने करना क्या है कि ये जो ए बी सी प्रोडक्ट बने हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। और बच्चों एल्कीन्स की स्टेबिलिटी निकाली जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर, और हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड होता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं उसके आधार पर। तो आइए अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो ये जो मिथाइल की फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं तो ये हो जाएंगे इसके अल्फा हाइड्रोजन, जो कि टोटल कितने हो गए 6, दिस एंड दिस। बच्चों इसके अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है तो इसको बोल दीजिए 0, और बच्चों इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वाला, अल्फा हाइड्रोजन 6 वाला यानी कि दिस वन, और सबसे कम स्टेबल कौन हो जाएगा? ये वाला। तो अपना जो आंसर है उसमें सबसे आगे तो आना चाहिए ए, उसके बाद हो जाएगा सी क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, और सबसे लास्ट में हो जाएगा बी। तो दैट्स वाई बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ मीथेन इज इनकम्प्लीट कंबशन? लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स। कंबशन, और वो भी कौन सा वाला? इनकम्प्लीट वाला। तो देखिए बच्चों हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कई प्रकार के ऑक्सीडेशंस होते हैं और एक होता है कंबशन। तो ऑक्सीडेशन अलग चीज है और कंबशन अलग चीज है। जब अपन कंबशन की बात करते हैं तो उसके अंदर रिएजेंट होता है केवल और केवल ऑक्सीजन, नथिंग एल्स। और प्रोडक्ट की अगर अपन बात करते हैं कंबशन में तो फाइनली बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं आपको कंबशन के प्रोडक्ट्स के बारे में बता देता हूं। किसी भी हाइड्रोकार्बन का अगर आप कंबशन करते हैं तो बच्चों सबसे पहले बनता है कार्बन, फिर कार्बन के बाद बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और फाइनली बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबशन की जो सीक्वेंस होती है वो ये होती है। तो अगर आपको कंप्लीट कंबशन बोला जाता तब तो अपन CO2 की बात करते, लेकिन आपसे बोला हुआ है इनकम्प्लीट कंबशन, और इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब CO2 के पहले वाले आंसर, तो आपका आंसर कार्बन ब्लैक भी हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ये चीज ही अलग होगी। बच्चों यहां पर भी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट दिया हुआ है तो ये चीज ही अलग हो गई। बच्चों यहां पर आपको एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया तो ये तो कंप्लीट कंबशन होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इनकम्प्लीट बोला हुआ है तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें कार्बन ब्लैक जो कि सॉलिड होता है वो आपको दिखा रखा है। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो सेशन था जिसके अंदर स्टार्टिंग वाले 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बहुत ही जल्दी अगला वीडियो आने वाला है जिसके अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस और रिमेनिंग टॉपिक्स सब यहां पर आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट।